हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के सवालों को पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 1 है। इससे पहले मैंने आपको मैथ्स का एक कंप्लीट क्लास प्रोवाइड कराया जो कि सीबीटी 2 एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आपके लेवल 6 में पूछे हुए सभी प्रश्न थे, तो आप लोग उन प्रश्नों को ध्यान से देखना, क्योंकि आपके आने वाले जो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाला ये क्लास। तो आप लोग एक भी क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ आपके फ्यूचर का सवाल है। तो फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट क्लास है आप लोगों के सामने यह रीजनिंग का। तो मैं आपको बता दूंगा कि बड़े से बड़े प्रश्नों को आप लोग विद इन सेकंड कैसे टिक कर सकते हो, और बेस्ट अप्रोच क्या होता है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने का। आपके पास यह तरीका होना चाहिए कि आप लोग किसी भी प्रश्न को देखकर उसे 2-3 तरीके से उड़ा सको सेकेंडों में। तो इसके लिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो फिर मैं आपको इस क्लास को कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपसे कह रहा है 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। BE के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। इस तरीके से आपसे प्रश्न में कह रहा है। तो देखो, आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। मान लो यदि ये सर्कल है और यदि आपसे कहते कोई पर्सन है, वो केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो यदि यहाँ पे कोई पर्सन मान लो ए है और इसका यदि केंद्र की ओर मुख है, तो आप लोग देखो, यदि केंद्र की ओर मुख है तो इसका जो राइट साइड होगा ये होगा और लेफ्ट साइड इसका यहाँ होगा। तो यदि कोई कह दे राइट से दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा यहाँ पे आएगा। कह दे लेफ्ट से कोई पहले स्थान पे, तो यहाँ पे आएगा आपका कोई। ठीक है, तो ये तरीका होता है। वो आपसे कहेगा ए के दाहिने से दूसरे स्थान पर, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो पर्सन यहाँ बैठेगा। यदि कहते हैं बाएं से पहले स्थान पर, तो यहाँ बैठेगा। इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट का। और यदि कहते केंद्र की विपरीत दिशा में उसका मुख है, तो यहाँ पर ठीक उसका रिवर्स आप लोग करोगे। यानी कि यदि विपरीत दिशा में है तो पर्सन के लिए यहाँ पे राइट साइड ये हुआ आपका और लेफ्ट साइड ये है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। केंद्र की ओर मुख करे तो आपका, जैसे यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, खुद को आप लोग वहाँ पे रख के देख लिया करो, काफ़ी आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर चलिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है 6 व्यक्ति है ABCDEF वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे कितने व्यक्ति है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है सबसे पहले BE के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो यहाँ पर E ये रहा, E हमारा। ठीक है, इसका मुख कहाँ है? दाहिना साइड। सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। ठीक है, तो यहाँ आपसे कह रहा है BE के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। यदि यहाँ पे E बैठा है तो B कहाँ बैठेगा? दाहिने से दूसरे। पहला ये हुआ, दूसरा, यानी कि यहाँ पे आपका B बैठा हुआ है। उसके बाद आपसे कह रहा है CE के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। E के ठीक बाईं ओर C बैठा है बगल में। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहाँ? यहाँ बैठा हुआ है पर्सन। तो यहाँ पे कौन बैठ रहा है? C बैठ रहा है। वो आपसे प्रश्न में कह रहा है, क्योंकि ठीक बगल में बायां साइड बैठा हुआ है CE के, तो हमने यहाँ पे बनाया। उसके बाद आपसे आगे कह रहा है FD के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। FD के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यदि मान लो हम लोग यहाँ पे D मानते हैं। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ पे D मानोगे तो F कहाँ होगा? दाहिने से दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला ये और दूसरा यहाँ पे हमारा F हो गया। यदि आप लोग कह सकते हो जो यहाँ पे मैं क्यों ना मानूँ, यहाँ पे क्यों ना मानूँ, तो देखो, आप लोग यदि यहाँ पे मानते हो, यहाँ पे यदि आपको D को बैठाते हो तो दूसरे स्थान पे F को बैठाना होगा दाहिने साइड। लेकिन यहाँ ऑलरेडी C है पहले से, तो हम यहाँ बैठा नहीं सकते। तो ये सीट हमारा यहाँ से खत्म हो गया। और यदि आप यहाँ कहोगे यहाँ मैंने क्यों नहीं बैठाया D को, यदि आप यहाँ D को बैठाते हो तो यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? F दाहिने साइड से। तो पहला C है और दूसरा पर E है। ऑलरेडी यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, तो ये दोनों जो सीट है हमारा यहाँ आके ये खत्म हो जाता है। यानी कि एक ही प्लेस है D के लिए, वो हमारा यह प्लेस है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों से कह रहा है D के दाहिने से दूसरे पर F बैठा है, पहला और दूसरा, तो यहाँ हमने F को बिठाया। अब आपसे क्या कह रहा है? A के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखो, यहाँ पे CE सभी लोग बैठ चुके हैं। एक क्या आपका रह गया? तो आप कहोगे केवल हमारा A रह गया। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा A। तो अब आपसे कह रहा है जो A के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो A यहाँ है हमारा, इसके दाईं ओर से तीसरे, तो पहला हो गया आपका C, दूसरा हो गया E और तीसरा हो गया आपका D।
तो ये हो गया राइट साइड, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। तो दाहिने साइड कह रहा है तो राइट साइड, तो तीसरे स्थान पे कौन है, तो डी बैठा हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। आप लोग चाहो तो इसे फटाफट कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा था इसलिए इसमें टाइम लगा है। आप लोग चाहो तो फटाफट कर सकते हो। देखो छात्रों को की जो परेशानियाँ थी एग्जाम में, वो कहाँ वो लोग मिस्टेक कर रहे थे, समझो। वो कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे और उनके मन में ये बातें चल रही थी जो इस पे हो सकता है 2-3 प्रश्न दिया हो एग्जामिनर, लेकिन दुख की बात यह है कि इस पे केवल और केवल एक प्रश्न सेट किया गया था। यानी कि एग्जामिनर आपसे एक सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करा रहा था तो केवल एक प्रश्न पूछ रहा था, तो इससे छात्र को परेशानी थी। यदि वो लोग सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करा रहे हैं 6-6 लोगों का, तो कम से कम इस पे एटलीस्ट 2 से 3 सवाल होने चाहिए थे, लेकिन केवल एक प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए सभी लोग आक्रोश में थे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले से है। यानी कि दूसरे का जो संबंध पहले से है वही आपको बताना है, इसका संबंध किससे होगा। तो आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पे आप लोग देखोगे सीरीज क्या फॉलो हो रहा है, तो सी से एफ जा रहे हैं, कितना प्लस हो रहा है, तो आप लोग कहोगे सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, यानी कि +3 कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे यदि मैं तीसरे की बात करूँ तो ओ से कितना जा रहा है, एल जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, तो आप लोग कहोगे -3 हो जा रहा है, -3। क्यों, तो यहाँ पे कहोगे ओ का पोजीशन 15, एल का 12, तो -3 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा यह जो सीरीज चल रहा है, फर्स्ट में क्या कर रहे हैं ये लोग +3 और थर्ड में -3। तो हम लोग केवल फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, क्या है आपके सामने क्वेश्चन, डी पी क्यू आपके सामने यह प्रश्न है। पहले में क्या कर रहा है, +3 कर रहा है, यानी कि डी का पोजीशन 4, तो +3 करोगे तो 7, यानी कि जी। और पी है हमारा, क्यू है हमारा, तो क्यू में -3 करना है। क्यू का पोजीशन क्या होता है, आप लोगों को क्यू का पोजीशन 17 होता है, इसमें -3 करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। 14 का नंबर n होता है, यानी कि फर्स्ट लेटर जी होगा और थर्ड लेटर n होगा। किस ऑप्शन में है, आप लोग देखोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में है जी और n। तो हम लोग इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को रीजनिंग में कॉमन सेंस का यूज़ करना होता है, कभी भी कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व नहीं करना होता है। यदि आपको टाइम सेव करना है तो स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करके एटलीस्ट 1 शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, गिरधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था, वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, आप लोग ध्यान से समझना। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, एक कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण, ये होता है ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। जब भी मान लो कोई पर्सन यहाँ पे मान लो खड़ा है इस पॉइंट पे, यदि आपसे कहे वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो यहाँ से राइट साइड होता है दक्षिणावर्त और लेफ्ट साइड होगा वामावर्त। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। तो यहाँ से यदि 45 डिग्री कहे तो देखो ये जो कंप्लीट आपका एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री। यदि आपसे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यदि कहते हैं 45 डिग्री मुड़ता है तो कहाँ पहुँचेगा, 45 डिग्री मुड़ के इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। यदि आपसे वो 90 डिग्री कहाँ होता तो क्या कहाँ पहुँचता, यहाँ पहुँचता। तो आप लोग समझ सकते हो ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो यदि आपसे कह दे कोई पर्सन यहाँ पे किसी पॉइंट पे खड़ा है और वो 180 डिग्री पे मुड़ता है तो कहाँ पहुँचेगा, ठीक अपने नीचे साउथ में पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यदि वो यहाँ पे पहुँचा तो 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ पहुँचा तो 90 डिग्री, 90 180 डिग्री। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया। अब आप लोग देखो प्रश्न को सॉल्व कैसे करोगे। गिरधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, गिरधर कहाँ है, उसका मुख किस साइड है, तो आप लोग को पश्चिम की ओर है। पश्चिम हमारा ये है, यहाँ पे गिरधर का ये मुख है,
ठीक है, आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, अब कह रहा है वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। दक्षिणावर्त यानी कि राइट साइड मुड़ा, कहाँ 45 डिग्री, अब उसका दिशा यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब यहाँ से यदि पर्सन दक्षिणावर्त दिशा में 180 मुड़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा, ठीक अपने विपरीत साइड, क्योंकि 180 डिग्री मुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखोगे यहाँ तक 90 हुआ और यहाँ तक 180 हुआ, तो यानी कि अब उसका मुख इस साइड है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, जैसा कहता है प्रश्न में आप लोग करते जाओ। फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। यदि यहाँ पे खड़ा है कोई पर्सन, इस दिशा में उसका मुख है, यहाँ से वामावर्त 45 डिग्री, लेफ्ट क्या हुआ, वामावर्त हुआ 45 डिग्री, कहाँ तो इस एंगल पे पहुँच जाएगा, इस साइड पे। तो अब उसका मुख इस साइड पे है। अब वो आपसे कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो देखो वो पर्सन कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे, और किधर देख रहा है, तो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। वही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ये होता है प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच। आप लोग इस तरीके से सॉल्व करोगे एंगल वाले सवाल को तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है 6 व्यक्ति CDEXY और Z हैं, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है केवल एक व्यक्ति Y से छोटा है, यानी कि मान लो सब सेकेंड लास्ट पोजीशन किसका है, Y का है, इससे कोई एक पर्सन इससे छोटा है। अब आपसे कह रहा है X E से बड़ा है किंतु D से छोटा है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है E Y से बड़ा है, यानी कि E का पोजीशन यहाँ मान लो आप लोग। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, जो X E से बड़ा है किंतु D से छोटा है, तो X जो है E से बड़ा है और D से छोटा है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। जैसा प्रश्न में कहता जाए आप लोग वैसा करते जाओ। जब भी आपसे एज के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग बोले तो आप लोग इस तरीके से फिगर बनाओगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। सेकंडों में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, आंसर लेके आ जाओगे। अब आपसे कह रहा है EY से बड़ा है। ठीक है, ना तो D और ना ही C सबसे बड़ा है। अब D सबसे बड़ा नहीं है ना ही C, यानी कि क्या बच गया आपका, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे DC नहीं है तो हमारे पास क्या रह गया, तो आप लोग कहोगे X आ चुका है, Y आ चुका है, केवल Z रह चुका है। तो हम लोग यहाँ पे Z को फर्स्ट पोजीशन देंगे, हमारा Z फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब आपसे कह रहा है जो कितने पर्सन थे, 6 व्यक्ति थे, तो कह रहा है ना तो D और ना ही C सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति Z से बड़े हैं ये आपसे यहाँ पे कह रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे कितने व्यक्ति थे, 6। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6। यदि यानी कि सबसे नीचे कौन आएगा, तो आप लोग को हो गए यदि हमारा D Z X E Y भी आ चुका है तो बच क्या गया, तो आप लोग कहोगे हमारा यहाँ से C बच रहा है। तो C हमने कहीं ऊपर पुट नहीं किया तो ये पोजीशन C का हो जाएगा। यानी कि सबसे ग्रेटर कौन है आप लोग, ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो आप कहोगे Z है। उसके बाद है D है, उसके बाद है X है, फिर E है, फिर Y है, फिर C है। तो ये हमारा कंप्लीट फिगर बन चुका है। ठीक है, देखो अब आप लोग इसे सेकंडों में कैसे करोगे। आपसे प्रश्न में कह रहा है कितने व्यक्ति Z से बड़े हैं, तो Z तो सबसे बड़ा है, तो इससे और बड़े व्यक्ति कौन से हो सकते हैं, आप लोग को एक भी व्यक्ति नहीं, सभी से छोटे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो शून्य बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। तो ऑप्शन नंबर 2 शून्य इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो भी हैं सब के सब Z से छोटे हैं, तो इसका आंसर शून्य बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने सिटिंग अरेंजमेंट का यह पूछा हुआ प्रश्न है। आपसे कह रहा है 8 व्यक्ति MNPSTVXY हैं जो सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। यदि कोई पंक्ति है और कोई पर्सन मान लो यहाँ पे X बैठा हुआ है और आपसे कह रहा है इसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर है, तो इसके लिए जो राइट होगा ना आपका ये होगा राइट और लेफ्ट ये होगा। यदि आपसे कहते हैं उसके लेफ्ट में कोई बैठा है तो आप लोग इधर बैठाओगे, राइट में बैठा है तो इधर बैठाओगे। ठीक उसी तरीके से यदि कहते कोई पंक्ति है वहाँ पे कोई पर्सन है Y, उसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है यानी कि साउथ, तो इसके लिए जो है ये राइट इधर बैठाएंगे आप लोग और लेफ़्ट इधर बैठाएंगे, तो ये विपरीत हो जाता है राइट नॉर्थ और साउथ में। इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है 8 व्यक्ति। देखो छात्रों की जो समस्याएं थी यही थी कि आप लोग यहाँ से 8 व्यक्ति का सिटिंग अरेंजमेंट मुझसे पूछ रहे हो और प्रश्न कितने सॉल्व करा रहे हो, केवल एक। यदि मैं इस कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करता हूँ, इसमें यदि मैं 2 से 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ तो आपको कम से कम इस पर 2-3 सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन आपको इतने पूछ रहे हैं 1,
तो इससे छात्र परेशान थे, टाइम की कमी महसूस हो रही थी सभी लोगों को। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस फास्ट करो ताकि आप लोग एग्ज़ाम में फास्ट कर सको। देखो अब आपसे कह रहे हैं 8 व्यक्ति हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, 8 व्यक्ति को बिठा रहे हैं। मान लो ये आपका एक व्यक्ति साइड में बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ है। आपसे कह रहा है जैसा जैसा कहे करते जाओ, एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो एक ये सिरा है तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। यहाँ कौन है? एन बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है देखो इसमें 2 केस बन सकता है, आप लोग चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, तो आप लोग 2 फिगर लेकर चलना यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो तो, ठीक है। इसलिए आप लोग 2 फिगर भी लेकर चल सकते हो। इसमें आपको बता दे रहा हूँ यहाँ 2 केस पॉसिबल है, आप लोग चाहो तो इधर से भी बिठा सकते हो। उसके बाद आपसे कह रहा है एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान बैठा है, तो हमने यहाँ पे एन को बिठाया। एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो एन के लेफ्ट साइड तो एम आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ केवल एक पर्सन है, और जबकि एन और एम के बीच 3 व्यक्ति हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चौथे पे कौन आ जाएगा? एम आ जाएगा एन से। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, आपसे कहा जा रहा था एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यहाँ एन हो गया, यहाँ आपका एम हो गया। आपसे कह रहा है पी एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी कि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, पहला ये हुआ, दूसरा ये। यहाँ कौन बैठा है? तो पी बैठा हुआ है। प्रश्न आपसे कह रहा है पी एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। अब आपसे कह रहा है पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठे हैं। पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे, यानी कि यहाँ पर पी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? आप लोग कहोगे 0 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि हमारा लास्ट छोर पे पी है। उसी तरीके से आपसे कह रहा है उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर भी बैठे, यानी कि एस के बाईं ओर भी 0 व्यक्ति होने चाहिए। यानी कि हमें यहाँ से पता चल कि एस का जो पोजीशन है वो लास्ट है, ठीक है, यानी कि तभी तो इसके पोजीशन के लेफ्ट साइड 0 व्यक्ति बैठेंगे। तो हमने यहाँ से जाना कि एस जो है आपका लेफ्ट छोर पे है और पी आपका राइट छोर पे है। उसके बाद देखो आप लोग जितना बेहतर प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी प्रश्न को कर पाओगे। अब आपसे कह रहा है टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि आपका ये एस का पोजीशन फिक्स है तो बीच में 3 व्यक्ति बैठाने टी और एस के, तो 1 2 3, यानी कि आपका ये जो पोजीशन ये टी का पोजीशन हो गया, तभी तो टी और एस के बीच 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। चलिए टी जो है पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा है, तो टी जो है बीच में है, बिल्कुल सही है। एस और पी है छोर पे। चलिए ये जो हमारा कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आपसे कह रहा है वाई एक्स के दाईं ओर से और ठीक बगल में बैठा है, वाई एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में। तो मान लो यदि यहाँ पे x है, ठीक है, तो y क्या है? दाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ पे y आ गया, क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 पोजीशन खाली था इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि यहाँ एक सिंगल पोजीशन है, यहाँ हम लोग x और y को साथ नहीं बिठा सकते, तो केवल यही हमारा जो पोजीशन था वह फिक्स बचा, ठीक है। चलिए अब हमारा कौन रह गया? तो केवल एक व्यक्ति रह गया, वो कौन हो सकता है? तो आप लोग कहोगे जब बाकी के सभी का पोजीशन फिक्स हो चुका है तो बच कौन गया? तो आप लोग कहोगे एम हो गया, एन भी हो गया आपका, पी भी हो गया, एस भी होगा, टी, वी बच गया आपका वी। तो ये हमारा वी का पोजीशन आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में? वी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? यदि ये हमारा वी है, इसके बाईं ओर इधर तीसरे स्थान पे पहला एम है, दूसरा टी है, तीसरा वाई है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 वाई बनेगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। अभी आप लोगों ने देखा प्रश्न को सॉल्व करने में कितना मिनट लगा, आप लोगों को समझाने में जो टाइम लग रहा था 2 मिनट तो लगने ही थे इस प्रश्न को सॉल्व करने में, 2 मिनट। और प्रश्न कितना पूछा गया छात्र से? केवल 1। तो छात्र इरिटेट हो गए, बार बार यही किया जा रहा था रेलवे की ओर से, इतने लंबे प्रश्न को सॉल्व करा के एक प्रश्न पूछा जा रहा था, तो लोग इरिटेट हो रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहा है रेलवे। इसलिए छात्रों के पास टाइम की कमी हुई थी उस एग्ज़ाम में, आप लोगों को ऐसी गलतियां नहीं करनी है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो अब आप लोग समझना, देखो आप लोग इस टाइप के प्रश्न में कैसे करोगे, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आप लोग समझना। आप लोगों को उस नंबर को देखना है जिसके आगे यदि हम लोग डिवाइड का साइन लगाएंगे तो वो पीछे वाले नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग डिवाइड का साइन का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है एग्जाम में इस प्रश्न को सॉल्व करने का, आप लोग हमेशा सबसे पहले सी किया करो, फिर डी किया करो, लास्ट से शुरू किया करो और फिर ए किया करो। यानी कि सबसे पहले सी को चेक किया करो, सी में मैक्सिमम आंसर होता है, तो आप लोग सी को चेक
चेक कर सकते हो। उसके बाद आप लोग ए को करो फिर डी को करो, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को डायरेक्ट पुट कर लेंगे। क्या है इनका कहना है, जो डिवाइड और यदि हम मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या ये जो इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 को लेकर। यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इन्होंने चेंज किया, तो यानी कि 4 डिवाइड का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे इंटू 8 प्लस 5, बाकी के सभी सेम रहेंगे, -6। अब यहाँ पे देखो इंटू का साइन है, यहाँ पे डिवाइड का इंटू बदले करना है, इंटू डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका था, आप लोगों को उस नंबर को तलाशना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उसके बीच मैक्सिमम टाइम क्या होता है आपका, डिवाइड का साइन आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया आपका, 8 चक 32 हो गया, प्लस 5 माइनस 3 यानी कि 5 में से 3 गया तो 2, तो 34 आपका आंसर आना चाहिए। तो 34 है क्या, आप लोग देखोगे बिल्कुल है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, किसी कूट भाषा में म्यूजिक को LTTJD लिखा, इन्होंने कॉन्सेप्ट को लिखा BNMDFQU, तो सिंगिंग को क्या लिखेंगे। तो देखो हम लोग दोनों में से किसी एक लेटर को आप लोग लेके सीरीज को फॉलो कर लो, सीरीज को फॉलो करो, उसके बाद फाइंड कर लो कि क्या रिलेशन है आपस में। तो देखो यदि हम लोग कॉन्सेप्ट को लेते हैं CONCEPT, इसे क्या लिख रहे हैं ये लोग, तो बी लिख रहा है BNMDFQU। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो सी से बी हो रहा है, कितना कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ओ से एन हो रहा है तो -1 कर रहे हैं, एन से एम हो रहा है तो -1 कर रहे हैं, सी से डी हो रहा है तो +1 कर रहे हैं, ई से एफ तो +1, पी से क्यू +1, टी से यू +1, यानी कि इनका जो पैटर्न है वो क्या है, -1 -1 -1 +1 +1 +1। तो अब आप लोग यहाँ से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो इसे। देखो सिंगिंग कितने लेटर हैं इसमें, 3 3 6 1 7, और कॉन्सेप्ट में कितने लेटर थे, 7, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट के रिलेशन को ढूंढा ताकि लेटर यदि समान है तो उस पैटर्न को ढूंढना आसान होगा। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ हमसे सिंगिंग पूछा जा रहा था, तो SINGING। देखो बहुत सारे छात्र इसमें हड़बड़ाहट में गलतियाँ कर देते हैं, आप लोगों को सोच समझ के इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है क्योंकि ये हमारा बोनस होता है। देखो S है, इसमें क्या -1 होगा, तो आप लोग कहोगे S का पोजीशन 19, तो -1 तो 18 R हो जाएगा। I में -1 करोगे तो H हो जाएगा, N में -1 करोगे तो M हो जाएगा। अब हमारा पैटर्न क्या चलेगा, +1 का, क्योंकि हम लोग इसमें ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो देखो G से +1 करोगे H, I से +1 J, N O G H। तो ये जो हमारा यहाँ से आंसर बना, क्या बन गया, RHMHJOH, RHMHJOH। ये तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो आप लोग यदि म्यूजिक में रिलेशन ढूंढते हैं तो म्यूजिक हमारा केवल 5 लेटर का वर्ड था, हमसे पूछ रहा था 7 लेटर में, तो गलतियाँ होने की संभावना थी, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट का रिलेशन यहाँ पे ढूंढा। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है देखो आप लोग ध्यान से समझना, सिटिंग, ये जो प्रश्न है आपका रैंकिंग का प्रश्न है। आपसे कहना है, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है और नीचे से आपका 21वां है। तो आप लोग ध्यान से समझना क्या होता है कॉन्सेप्ट। यदि आपसे किसी एक पर्सन का, मान लो पर्सन P है, इसका यदि पोजीशन लेफ्ट से और राइट से गिवन हो तो आप लोग टोटल कितने छात्र हैं यह फाइंड कर सकते हो पंक्ति में। क्या फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, इससे आप लोग फाइंड कर लोगे जो टोटल कितने छात्र हैं। इसी तरीके से यदि P का मान लो टॉप का दिया हो और बॉटम का दिया हो तो आप लोग इसमें भी टोटल छात्र फाइंड कर सकते हो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं पंक्ति में। क्या करोगे, T + B -1, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां, यानी कि परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये तो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो देखो रमेश का क्या पोजीशन है, 16वां है टॉप से और बेस से 21वां है, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, आप लोग कहोगे 21 + 6 27 10 37, दोनों को जोड़ के -1 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे जो कि स्कूल में है, कक्षा में है, लाइन में है, पंक्ति में है। टोटल कितने हैं, 36 है। अब आपसे कह रहा है यदि 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि यदि 36 में से
21 विद्यार्थी जो हैं वो क्या है, पास हो जा रहे हैं। तो फेल कितने हो जा रहे हैं, तो आप लोग कहोगे फेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 36 में से 21 को घटा देंगे, यानी कि टोटल स्टूडेंट में से यदि हम लोग पास को माइनस करेंगे तो फेल निकल के आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर बनेगा। तो देखो 36 में से यदि हम लोग 21 को घटाएंगे, पहले 1 घटाओ 35 हुआ, उसमें से 20 घटा दो 15 हो गया, तो आपका जो आंसर बना 15 ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, 15 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है आप लोग सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लो। आपसे कह रहा है जो यदि श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, यदि ये कोई पंक्ति है तो इसका जो लेफ़्ट साइड होता है वो ये होता है आपका, राइट साइड आपका ये होता है। यानी कि कोई कहते राइट से दूसरे स्थान पे बैठा है तो ये हमारा राइट से पहले पर, तो ये दूसरे पे यहाँ हम लोग बिठाएंगे। यदि कि लेफ़्ट से कहेगा तो हम लोग इधर से बिठाएंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वही आपसे कह रहा है। ये आपके सामने एक पंक्ति गिवन है, कह रहा है इसमें से यदि हम लोग नंबर को हटा दें, यानी कि नंबर को काउंट नहीं करें, तो हमारा दाहिने से 8वें स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग नंबर को हटा देंगे, तो नंबर एक ये रहा आपका, एक ये रहा 2, उसके बाद नंबर कहाँ गया आपका, एक 7 है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद 2 है, 4 है, और एक नंबर, बस यहीं तक नंबर है हमारा, ठीक है। तो देखो अब आप लोग, आपसे कह रहा है नंबर को हटा दिया जाए तो दाएं से 8वें स्थान पे क्या होगा। देखो पहला कौन हो गया, एल हो गया, दूसरा स्टार हो गया, तीसरा एच हो गया, चौथा हो गया एस, पाँचवा हो गया डब्लू, छठा हो गया एस, सातवां हो गया एंड, तो 8वां हो गया एम। तो हमारा जो आंसर बना वो एम बना, 8 में से दाहिने से 8वें स्थान पे एम है हमारा, तो इसका राइट आंसर है एम, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच, जैसा आपसे प्रश्न में कहे वैसा आप लोग करते जाओ। रीजनिंग में आप लोग कॉमन सेंस का यूज़ करके भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो काफ़ी आसानी से। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आपसे कह रहा है इसे सॉल्व करना है। देखो यह है तो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में मिक्स करके पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के फिक्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 35 और 35, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी में 36 दे रहे हैं, मैथ्स में कभी दे दिया उन्होंने 38, तो इस तरीके से कंप्लीट नहीं मालूम चल रहा है कि ये जो प्रश्न है इसे हम लोग मैथ्स में काउंट करेंगे या रीजनिंग में काउंट करेंगे, दोनों को मिक्स करके दे रहे हैं। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, बोडमास का रूल आपको पता है, सॉल्व करना शुरू करो। पहले डिवाइड का होगा, 6 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या है 4 है प्लस में, और यहाँ पे 12 है प्लस में, यानी कि 12 और 4 16, और -3 कितना हो गया 13, डिवाइड बाय, नीचे देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, -7 + 6, यानी कि इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 20 में 7 गया, 27 में से 20 गया, 7 गया तो 20 + 6 26 हो गया नीचे आपका, और ऊपर 13 है, यानी कि 13/26 आंसर आ गया, तो 1/2 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, देखो एक यह भी प्रश्न है जो कि केवल एक पूछा गया है, तो यह तो प्रश्न चल सकता है, जो आप यदि इस टाइप के प्रश्न देते हो, एक प्रश्न पूछते हो इस पे बेस तो आप लोगों का चलेगा। लेकिन यदि आप लोग 8-8 व्यक्ति को बिठा रहे हो सर्कल पे, या फिर कि किसी साइड बैठा रहे हो, किसी पंक्ति में बिठा रहे हो, और आप लोग मुझसे सॉल्व करा रहे हो पजल को, और केवल एक प्रश्न पूछ रहे हो, तो वहाँ पर नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए वहाँ पे छात्रों को खटक रही थी यह बात। तो आप लोग देखो, आपसे कह रहा है एक समूह में 5 लड़कियाँ हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। तो चलिए 5 व्यक्ति हैं, उसमें कह रहा है एच केवल ई से छोटी है, यानी कि ये मान लो एच है, कौन है ये केवल ई से छोटी, यानी कि इससे ऊपर केवल कौन है ई है। चलिए, और बाकी को सब कौन आएंगे, नीचे ही आएंगे। इससे टोटल कितने हैं 5 व्यक्ति है ना, तो 1 2 3 कुल मिलाकर 5 हो गए। चलिए अब आपसे कह रहा है एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जी से छोटी है। चलिए पी जी से छोटी है, यहाँ पे यदि हम लोग जी मानते हो तो यहाँ हमारा पी आ गया, और आपसे कह रहा है एफ पी के जितना लंबा नहीं है, यानी कि पी से छोटा कौन एफ। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट जो सीरीज है वो बन चुका है एफ एच जी पी एफ का। अब आपसे जो भी पूछे निकाल सकते हो। कह रहा उनमें से सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी एफ है हमारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 2। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग।
नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने देखो, श्लोक का यह प्रश्न है, आपसे कह रहा है कथन। सबसे पहले आप लोग कथन पढ़ो, स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है सभी सालसा जैज है, यानी कि मान लो ये सालसा है हमारा। उसके बाद आपसे कह रहा है सभी सालसा जज है, यानी कि ये सालसा कंप्लीट जो है वो जज के बराबर है। अब आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कोई भी जज जो है वो कथक नहीं है, यानी कि ये भी कोई भी जज कथक नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। अब आपसे क्या कह रहा है, निष्कर्ष में पूछ रहा है कुछ जज जो हैं वो सालसा हैं। तो देखो यहाँ पे यदि कंप्लीट सालसा जो है वो जज के अंदर है तो कुछ जो जज हैं वो सालसा बिल्कुल हैं, फर्स्ट सही है आपका। सेकंड कह रहा है कोई सालसा कथक नहीं है। देखो यदि कंप्लीट सालसा जो है वो जैज के अंदर है और जैज का कोई भी संबंध यहाँ पे कथक से नहीं है तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे सालसा का भी संबंध कथक से नहीं होगा। तो वही आपसे कह रहा है कोई सालसा कथक नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद आपसे कह रहा है जो इसे सॉल्व करके आंसर बताना है। तो देखो इसमें दोनों कथन हमारे दोनों स्टेटमेंट इनके निष्कर्ष सही हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, गलत हो गया। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, यह भी गलत हो गया। अब नीचे देखोगे कोई भी कथन है यह भी गलत, जबकि दोनों कथन निष्कर्ष करते तो ये हमारा सही है। दोनों निष्कर्ष जो है पालन करते हैं, क्योंकि हमारा दोनों जो है निष्कर्ष वो सही है तो दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखो श्लोक के प्रश्नों को आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हो, इसी टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है कैलेंडर का प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझना। कैलेंडर के दो प्रश्न पूछे गए हर एक शिफ्ट में, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। आपसे कह रहा है समिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन थी। उसके पति की वर्षगांठ जो 31 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था? समझना, 15 मार्च 2020 को यदि रविवार है तो 31 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, समझना। मार्च में कितने दिन? आप लोग कहोगे 15 मार्च हमारा काउंट हो चुका, यानी कि मार्च में कितने बच गए? आप लोग कहोगे 31 दिन का मार्च होता है, तो हमारा जो मार्च में है वो दिन कितना रह गया? 16 दिन। अप्रैल में कितना दिन? तो आप लोग कहोगे 30 दिन। उसके बाद मई में कितने दिन? आप लोग कहोगे 31 मई तक का लिया जा रहा है, तो हम लोग 31 दिन लेकर चलेंगे। तो कितना दिन हो गया टोटल? आप लोगों को 6 7 और 3 3 6 7 77 दिन हो गया। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा जो दिन है हमारा 77, तो हम लोग ऑड डे निकाल लेंगे। क्या करोगे आप लोग? 77 को 7 से डिवाइड कर दोगे, जितना हमारा ऑड डे निकलेगा उतना प्लस करके हम लोग डे निकाल सकते हैं। तो आप लोग देखोगे 77 जो है 11 टाइम एग्जैक्टली कट जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बन जा रहा है? आप लोगों को रिमाइंडर 0 बन रहा है, यानी कि ऑड डे 0 बन रहा है। तो यदि हमारा रिमाइंडर 0 है तो यदि 15 मार्च 2020 को रविवार था तो 31 मई 2020 को भी सेम डे रह जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रविवार ही रह जाएगा, संडे। यदि इसमें मान लो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता तो आपका आंसर क्या बनता? रविवार प्लस 2 कर देते, यानी कि सोमवार मंगलवार, तो आपका आंसर बनता मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो हमारा जो दिन रहेगा 31 मई 2020 को वो भी रविवार ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ये होता है बेस्ट अप्रोच कैलेंडर का। यदि कैलेंडर का वीडियो आप लोग देखना चाहो तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लेना, काफ़ी आसानी से आप लोग प्रश्न को कर डालोगे उसके बाद से। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह सीरीज का प्रश्न है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्का के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो सीरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सीरीज में यदि कोई नंबर अचानक से बढ़ जाए, तेज़ी से बढ़े, तो वो जो केस होता है वो मल्टीप्लिकेशन का केस होगा या तो फिर स्क्वायर का केस होगा, ठीक है। और फिर यदि कोई नंबर धीरे धीरे बढ़े तो वो जो केस होता है वो किसका केस होगा? तो आप लोग कहोगे एडिशन का होगा। यदि घट रहा है तो सब्सट्रैक्शन का होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि नंबर क्या है? आपको 86 है, 74 है, 62 है, 54 है, वाट, फिर आपका 42 है और फिर 38 है। तो यहाँ पे आप लोग समझना कितने का डिफरेंस? कहोगे 12 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 12 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 8 का डिफरेंस। यानी कि नंबर रिपीट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ भी 8 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यदि हम लोग करेंगे 54 में से 8 कम करें कितना? 46 हो जाएगा, तो यानी कि 46। तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे देखोगे लास्ट में 42 और 38 के बीच कितने का डिफरेंस है? 4 का है। तो यहाँ भी 4 का आना चाहिए क्योंकि हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। 12 का हो गया, 8 का, तो 4 का, यानी कि 42 में से आप लोग 4
जोड़ोगे कितना होगा, 42 में 4 जोड़ो 46, यानी कि ये बिल्कुल 4 का अंतर है, तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, यानी कि 12 12 8 8 4 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 46 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो ये होता है बेस्ट तरीका। आप लोगों ने देखा 12 का अंतर है, 12 का अंतर है, फिर 8 का है, तो फिर 8 का ही होना चाहिए। हम लोग आगे चेक कर चुके हैं, क्रॉस चेक, बिल्कुल सही है हमारा कॉन्सेप्ट। तो राइट आंसर 46 है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह भी सीटिंग अरेंजमेंट का ही प्रश्न आप लोग कह सकते हो। आपसे कह रहा है 5 बॉक्स है, कौन कौन सा बॉक्स है, तो KLMNO है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, ठीक है। बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद कह रहा है बॉक्स O को K के नीचे रखा जाता है, बॉक्स N को बॉक्स K के ऊपर रखा जाता है। यानी कि मान लो यहाँ पे बॉक्स K है हमारा, इसके ऊपर कौन आएगा, N आएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है जो बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा जाता है, यानी कि M N के ऊपर आएगा। अब आपसे कह रहा है बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा जाता है, तो K के नीचे O आ गया आपका। अब आपसे क्या कह रहा है, बॉक्स L को बॉक्स O के नीचे रखा जाता है, O के नीचे L आ गया आपका। तो 5 बॉक्स हो गया क्या, आप लोग हो गए 1 2 3 4 5, बिल्कुल हो गया। सारे बॉक्स को हमने यहाँ पे सजा के रख दिया। उसके बाद आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया, तो यहाँ आसानी से दिख पा रहा है किसे, तो L को। यही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने श्लोक का ये प्रश्न है। आपसे कथन कह रहा है, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है सभी ऊँट गधे हैं, यानी कि मान लो ये ऊँट है हमारा, कंप्लीट ऊँट है। और क्या कह रहा है, सभी ऊँट गधे, यानी कि कंप्लीट ऊँट जो है यह गधा है। चलिए उसके बाद आपसे कह रहा है कुछ बिल्लियाँ ऊँट है, यानी कि ये ऊँट है हमारा, तो यहाँ पे हमने कैट को मान लिया। कुछ बिल्लियाँ ऊँट है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद कह रहा है सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, यानी कि सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं। तो डॉल्फिन जो है वो कहाँ है, तो बी के अंदर है आपका डॉल्फिन, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना, यदि किन्हीं को समझने में परेशानी हो रही तो मैं आपको फिगर थोड़ा बड़ा बना के बता देता हूँ। मान लो ये हमारा कौन है, गधा है, और इसके अंदर कौन है, आ गया ऊँट आ गया। कुछ ऊँट क्या है, तो आप लोग कहोगे कुछ ऊँट बिल्लियाँ हैं, यानी कि कैट है। अब आपसे कह रहा है सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ, यानी कि डॉल्फिन जो है वो कैट के अंदर आ चुका है। तो ये आप लोगों ने समझा, ये फिगर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब आपसे कह रहा है सभी डॉल्फिन गधे हैं। देखो डॉल्फिन जो है वो कैट के अंदर है और गधा जो है वो बाहर है, यानी कि कुछ जो उल्लू हैं वो कैट है, ये वाला पार्ट, और सभी उल्लू गधे हैं, यानी कि कुछ जो उल्लू वाला जो पार्ट है वो गधा का, वो कैट है, बिल्लियाँ हैं। यहाँ से ये तो बन सकता है, लेकिन सभी डॉल्फिन गधे हैं ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है डॉल्फिन का जो हमारा ये जो पार्ट है ये यहाँ पे है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते जो सभी जो डॉल्फिन है वो गधे हैं, किसी भी कीमत पर नहीं। यहाँ आ भी सकते इसके अंदर डॉल्फिन, और नहीं भी आ सकते। यहाँ पे आपसे कंफर्म पूछ रहा है जो सभी डॉल्फिन गधे हैं, नहीं है, हम कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। जहाँ आप लोग श्योर नहीं रहोगे उसे गलत मान के चलोगे, तो ये हमारा पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है कुछ डॉल्फिन गधे हैं। अब देखो डॉल्फिन जो है ये हमारा डॉल्फिन का पार्ट है। आप कह रहा है कुछ डॉल्फिन गधे हैं, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। मैंने आपसे भी कहा जो चीज़ कंफर्म ना हो नहीं कह सकते। देखो गधा आ भी सकता है गधे के अंदर, डॉल्फिन नहीं भी आ सकता है, तो कंफर्म नहीं है तो क्रॉस करो। जहाँ कंफर्म 100% नहीं हो, श्योर नहीं हो, उसे गलत मान के चलोगे। नेक्स्ट है कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। अब देखो आप लोग ये आपका गधा का पार्ट है कंप्लीट, और कुछ गधे बिल्लियाँ कह रहा है। तो देखो ये जो आपका हिस्सा है गधा वाला वो बिल्लियाँ भी है, यानी कि कुछ बिल्लियाँ कुछ गधे हैं, बिल्कुल सही है। ये जो स्टेटमेंट है इनका सही है। इसके बाद कह रहा है सभी बिल्लियाँ गधे हैं। देखो सभी बिल्लियाँ गधे ये हम श्योर नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्सा है हमारा ये वाला पार्ट ये बिल्लियाँ का भी है और गधा का भी। कुछ तो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट बिल्ली जो है वो गधा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्ली का ये भी पार्ट है, बाहर का जो पार्ट है। तो सभी गधे बिल्लियाँ हैं नहीं कह सकते, ये हमारा यहाँ पे मतलब सभी बिल्लियाँ गधे हमारा गलत हो गया। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं या फिर कुछ बिल्लियाँ गधे कहेगा तो सही होगा, लेकिन सभी बिल्लियाँ यदि कहते गधे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि केवल ये जो पार्ट है यही हमारा जो पार्ट है वो बिल्ली और गधा दोनों है, तो सभी नहीं हो सकता। तो आपका जो राइट आंसर बना क्या बना, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि निष्कर्ष 3 जो है आपका, कंक्लूजन 3 केवल वही सत्य है, बाकी सब गलत है। तो किस ऑप्शन में है आप लोग ध्यान से देखोगे
देखो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपकी कोई भी प्रश्न रीजनिंग के हो, आप लोगों को धैर्य रखना है, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से लगाना है और आंसर सेकेंडों में लेकर आ जाना है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने ब्लड एंड रिलेशन का ये सवाल है। आपसे कह रहा है GMPVZ और D एक परिवार के 6 सदस्य हैं। अब आपसे कह रहा है जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। Z जो है V का पुत्र है, मान लो ये कोई V है, इसका पुत्र कौन है? Z है। पुत्र है तो प्लस का साइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्लड एंड रिलेशन में मेल को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, फीमेल को निगेटिव से। इससे हमें फाइंड करना आसान होगा कि कितने मेंबर हैं जो कि मेल हैं फीमेल हैं। इस तरीके का प्रश्न जब आपसे पूछे या कोई रिलेशन यदि आपसे पूछ ले तो आप लोगों को यह आसानी से फाइंड कर सकते हो यदि आप लोग इसे डिनोट करोगे प्लस और माइनस से। देखो Z V का पुत्र है तो यहाँ पे V का पुत्र है Z, ठीक है। उसके बाद करें M V का भाई है, M जो है V का भाई है। अब भाई कौन है? M है तो M पे पॉजिटिव साइन लगाओ। अब देखो अब आपसे कह रहा है यहाँ पे हमने V पे कोई भी साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपसे यहाँ पे इनका जेंडर फिक्स नहीं है, ये माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है D और V विवाहित युगल हैं, यानी कि V का जो शादी हुआ है किससे हुआ है? D से हुआ है, तो विवाहित युगल हैं V और D। अब आपसे कह रहा है P D की पुत्री है, यानी कि D की पुत्री कौन हो गई? P हो गई। पुत्री है तो नेगेटिव साइन लगाओ, यानी कि Z और P कौन है? भाई बहन है आपस में। अब आपसे कह रहा है P D की पुत्री है, हमने यहाँ पे पुट किया। अब आपसे कह रहा है D G की बहन है, यानी कि D G की बहन है, तो यहाँ पे D की बहन कौन हो गई? G हो गई। और कौन? G। तो यहाँ पे D क्या निकल गया? फीमेल निकल गई, क्योंकि आपसे कह रहा है D बहन है G की, तो D का जो यहाँ पे जेंडर है फिक्स हो गया फीमेल। तो यहाँ पे V क्या होगा? मेल होगा, क्योंकि आपस में दोनों का शादी हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग समझना, आपसे पूछा गया Z का P से क्या संबंध है? Z कहाँ है? ये है। P कहाँ है? ये है। तो Z और P का संबंध क्या है? तो भाई बहन का संबंध है। तो वही आपसे कह रहा है जो Z का क्या संबंध है? तो Z आपका कौन है? P का भाई है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। यही आपसे देखो यहाँ पे बहन भी दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? Z का, यानी कि जिसका पूछे उससे आपको संबंध बताना है। तो Z का क्या संबंध है? तो Z भाई है P का, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है कथन स्टेटमेंट। सबसे पहले कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, यानी कि मान लो ये एथलीट हैं और ये जो कुछ हिस्सा है ये कौन है? व्यवसायी है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद आपसे कह रहा है सभी व्यवसायी अमीर हैं, यानी कि ये जो सभी व्यवसायी हैं ये कौन है? अमीर हैं। AM से हमने अमीर को डिनोट कर दिया। अब आपसे कह रहा है निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन। कुछ एथलीट अमीर हैं। देखो ये एथलीट का हिस्सा है, ये अमीर का हिस्सा है। यदि हमारा जो व्यवसायी है वो कंप्लीट व्यवसायी किसके अंदर है? अमीर के अंदर। और यदि कुछ व्यवसायी हमारा व्यवसायी एथलीट है तो कुछ अमीर भी एथलीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा टोटल जो V है वो AM के अंदर है, इसलिए आपका जो कुछ AM है वो A हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब फर्स्ट निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। सेकंड पढ़ो, कोई एथलीट अमीर नहीं है। देखो ये एथलीट है, ये अमीर है, कुछ हिस्सा तो है, जबकि यहाँ कह रहा कोई भी एथलीट अमीर नहीं है, तो इनका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुछ है हम लोग जान चुके हैं, तो यहाँ पे आपसे कह रहा कोई नहीं है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट 2। अब आपसे कह रहा है जो इसका कौन सा निष्कर्ष सही है ये आपको बताना था, तो केवल फर्स्ट हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यही तरीका होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। सिलोक के प्रश्नों को आप लोग इसी तरीके से सॉल्व किया करो, आसानी से सॉल्व कर डालोगे किसी भी प्रश्न को। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है 6 व्यक्तियों ABCDEF का एक समूह है, इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। D A और E से लंबा है। अब आपसे जो कह रहा है आप लोग करना शुरू करो। D क्या है? A और E से लंबा है, यानी कि ये D हो गया। इसके नीचे कौन आएगा? A और E आएगा। मान लो ये A हो गया तो ये E हो गया। आपस में दोनों का सीट इंटरचेंज हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन D का पोजीशन कंफर्म है। उसके बाद आपसे कह रहा है F जो है B और C से लंबा है। F जो है B और C से लंबा है। यदि हमने यहाँ पे F माना तो इसके नीचे कौन आएगा? या तो B आ जाएगा या फिर यहाँ पे C आ जाएगा।
अब आपसे कह रहा है टोटल 6 व्यक्ति का सीट फिक्स हो गया। आप लोग कहो कि 1 2 3 4 5 6 सीट हमारा 6 आ चुका है, लेकिन फिक्स नहीं है बहुत सारे लोगों का। तो हम लोग ये अभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ बी और सी इंटरचेंज हो सकते हैं, ए और ई इंटरचेंज हो सकते हैं। अब आपसे कह रहा है जो ई एफ से लंबा है, यानी कि ई एफ से लंबा है, बिल्कुल सही है हमारा ये स्टेटमेंट। उसके बाद आपसे कह रहा है ए एफ से लंबा है, कोई बात नहीं, ए और ई दोनों लंबे हैं एफ से, बिल्कुल सही है। अब आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है। अब देखो सबसे छोटा कौन हो सकता है, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे या तो बी और सी में दोनों में से कोई एक हो जाएगा, क्योंकि सीट हमारा फिक्स नहीं है। यहाँ पे सी भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, और यहाँ भी सी भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया बी और सी का। लेकिन ये मालूम है कि बी और सी नीचे से 2 व्यक्ति हैं, यानी कि आपका आंसर क्या बना। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है, या तो बी हो जाएगा या सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बी या सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आपको यदि तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक करके एक बार शेयर जरूर करना वीडियो को, क्योंकि मैं आपको यदि फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आप लोगों का संघर्ष दिखना चाहिए। मैं चाहूँ तो आप लोगों को यही सारा कुछ पेड में भी करा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको फिर अदर प्लेटफॉर्म पे दिखूंगा। इसलिए यदि मैं आपको फ्री में इन सभी कॉन्सेप्ट को आपसे शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग उसका फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। आप लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो। आप लोगों को अदर जो चैनल पे दिखाएंगे, कुछ टीचर जो कराएंगे, आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा उन सब से बेहतर दे सकूं। एक छात्र के दर्द को समझ सकता है, इसलिए छात्र प्रश्न को किस तरह से टैकल करता है एग्जाम में, वो आप लोग यहाँ से सीख कर जाते हो। तो आप लोगों को वीडियो में सपोर्ट दिखाना चाहिए, चैनल पे सपोर्ट दिखाना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है 2 प्रश्न पूछा गया हर एक शिफ्ट में, तो आप लोग ध्यान से समझना। आप लोगों को सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ लिया करो। आपसे कह रहा है पार्टी ड्रेस के लिए कोड क्या है। तो देखो सबसे पहले आप लोग देखो ड्रेस कहाँ कॉमन है आपका। आप लोग कहोगे पहले में भी ड्रेस कॉमन है और दूसरे में भी कॉमन है, यानी कि कोड आप दोनों में चेक करोगे कौन सा कॉमन है। आप लोग कहोगे इन दोनों में VI भी कॉमन है आपका और TI भी कॉमन है। चलिए यहाँ से हम लोग जान पाएँ जो ड्रेस का जो कोड है वो आसानी से नहीं निकाल सकते, तो हम लोगों को क्या करना है, दूसरे कॉमन वर्ड को देखना है। दूसरा कॉमन वर्ड क्या है, सी है, यहाँ भी, यानी कि इन दोनों में भी 2 कॉमन होना चाहिए। और आप लोग देखोगे सी यहाँ भी है आपका, यानी कि तीसरे में भी है। तो आप लोग चेक करोगे जो पहले, दूसरे और तीसरे में वो कौन सा शब्द है जो कॉमन है। तो आप लोग यहाँ से कहोगे जो कॉमन जो शब्द हमारा VE है, यानी कि आप लोगों ने देखा VE जो शब्द है वो क्या है, सी के लिए यूज हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा जो VE जब यहाँ पे सी के लिए यूज हुआ है, तो ड्रेस के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ होगा जो कॉमन होगा दोनों में। तो VE के अलावा कौन सा कॉमन है, आप लोगों को TI कॉमन है, यानी कि यहाँ से ड्रेस के लिए कोड क्या हुआ, TI हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखोगे नेक्स्ट आप लोगों से क्या कह रहा है। देखो आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि पार्टी पहले है ड्रेस बाद में है तो TI निकल गया तो मैं इसे टिक कर दूँ, ऐसा नहीं है। वो पलट के भी दे सकता है आपको, ठीक है। हो सकता है TI पहले दे दे बाद में कुछ और दे दे, इसलिए आप लोगों को ये गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं तो प्रश्न सॉल्व करके भी गलतियाँ कर डालोगे आप लोग। उसके बाद आपसे कह रहा है पार्टी के लिए कौन सा है, तो पार्टी देखोगे केवल इसी में है हमारा पार्टी, यानी कि उस शब्द को ढूंढना है जो कि किसी में अब तक यूज़ नहीं हुआ हो। आप लोग कहोगे वी ही यूज हो चुका है, वी हमारा यूज हो चुका है, SU इसमें यूज हो चुका है, यानी कि VSU ख़त्म हो गया, FS बच गया आपका, और एक कौन सा बच गया, FS और NX बच गया। तो आप लोग कहोगे NX जो है ऊपर यूज हो चुका है, यहाँ भी यूज हो चुका है, यहाँ यानी कि पार्टी के लिए NX भी नहीं होगा। तो बच क्या गया FX, जो कि केवल थर्ड वाले स्टेटमेंट में यूज हुआ है, यानी कि पार्टी का कोड क्या बना, FS बना। तो आपका आंसर क्या बन गया, FS और TI किस ऑप्शन में है, केवल फर्स्ट में है FS और TI। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। इस प्रश्न को आप लोग इसी तरीके से एलिमिनेट करके सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है कथन आपके सामने गिवन है और निष्कर्ष गिवन है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन सही है। तो देखो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों में आप लोग केवल एक कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखो यदि आपका ये जो साइन है ये आपका ग्रेटर साइन है, ये सबसे बड़ा माना जाता है, इससे छोटा ये बनेगा और फिर ये बनेगा। ये आपका जो है सबसे बड़ा है साइन, ये उससे छोटा फिर इससे छोटा, यानी कि सबसे
जो बड़ा है आप लोग उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देकर चलोगे। यदि ये आ गया तो बाकी सब भी आ जाएंगे, ठीक है। और यदि आपका ये आ गया तो हम ये नहीं कह सकते जो हमारा ये भी आ ही जाएगा, क्योंकि ये इससे छोटा है, इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते। तो आप लोगों ने देखा सबसे सीनियर कौन सा है, ग्रेटेस्ट, इसे हम लोग मान के चलेंगे। फिर आपका ये है, फिर ये है, यानी कि आप लोग इस एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। सबसे पावरफुल कौन हो गया, ग्रेटर हो गया। इससे कम पावरफुल ये हो गया, ये हो गया। यानी कि कहीं भी यूज हो यदि ये तीनों, तो आप लोग उसे कंपेयर आसानी से कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ। यह प्रश्न है, कथन है, यानी कि स्टेटमेंट है, ये आपके सामने। आप लोग इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले निष्कर्ष को पढ़ा करो। क्या कह रहा है, टी है आपका लेस इक्वल टू डब्लू। अब यहाँ पे टी और डब्लू के बीच देखो रिलेशन क्या क्या है। ये आपका टी रह गया, ये आपका डब्लू रह गया। तो इसमें कह रहा है आपसे जो टी जो है वो लेस इक्वल टू डब्लू, यानी कि डब्लू बड़ा और बराबर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा साइन क्या क्या यूज हो रहा है इस बीच में। तो आप लोग कहोगे एक साइन ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। यानी कि यदि हमें ये साइन दे दे, ग्रेटर वाला ही हमसे साइन डिस्कस कर चुका है, तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें। यानी कि हमारा जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, निष्कर्ष, वो बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने यहाँ से देखा कॉन्सेप्ट, क्योंकि यदि ये लोग मान लो इन दोनों में, सबसे दोनों में पावरफुल कौन सा, ये है, यदि ये आ गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। केवल इस बीच में आपको देखना है कि साइन अपोजिट ना हो। यदि इस टाइप से इस टाइप दोनों साइन अपोजिट आ गया बीच में, तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है आपका, सी ग्रेटर इक्वल टू डब्लू एम। तो देखो सी कहाँ है, यहाँ है, एम यहाँ है। अब आप लोग देखोगे सी और एम के बीच कितने साइन हैं, एक तो ये है और एक ये है। जैसे ही अपोजिट साइन आया उसी टाइम हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट राइट आंसर है। तो आप लोगों ने देखा, देखो इस टाइप के प्रश्न में आप लोग एक लॉजिक याद रखना, कहीं भी यदि ग्रेटर और लेस साथ आ जाए, यानी कि m और k के बीच रिलेशन पूछ रहा हो और दोनों के बीच यदि अपोजिट साइन आ जाए, तो वो स्टेटमेंट वहीं पे गलत हो जाएगा आपका। अपोजिट साइन कभी भी नहीं आना चाहिए। और उसके बाद आप लोग सेकेंड टाइम देखोगे जो सबसे पावरफुल कौन सा है, उससे कम पावरफुल कौन सा है, उससे कम पावरफुल कौन सा है। तो यदि सबसे पावरफुल आपको दे दे तो बाकी के जो उससे कम पावरफुल हैं वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगे। तो यही बेस्ट कॉन्सेप्ट है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, एक और प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया था। तो सिटिंग अरेंजमेंट के कई सारे प्रश्न पूछे गए इस बार एग्जाम में। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है और फास्ट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे 8 व्यक्ति का पूछा है। देखो फिर से इन्होंने नाइंसाफ़ी किया छात्रों के साथ। 8 व्यक्ति का सिटिंग अरेंजमेंट पूछकर उससे केवल एक प्रश्न पूछ रहे हैं। इस पर बेस यदि ये लोग सॉल्व कर रहे हैं छात्र, तो इस पर बेस्ड अप्रॉक्स 3 सवाल होने चाहिए थे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सवाल देके निकल जा रहे हैं। तो छात्र ना तो इन प्रश्नों को छोड़ पा रहे हैं, ना ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अटेम्प्ट करने जाओ तो टाइम कम पड़ जाएगा पेपर में। इस तरीके से काम हुआ, इसलिए छात्र परेशान थे। देखो आपसे जैसा कह रहा है, 8 व्यक्ति हैं, वो क्या है, रात्रि के समय में भोज पे बैठे हुए हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि मान लो एक वर्गाकार मेज है आपका, ये आपका मेज है, इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति कोने पे बैठे हैं, 1 2 3 4। और फिर क्या है, 4 व्यक्ति चारों भुजाओं के मध्य स्थान पे बैठे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए जैसा कह रहा था वैसा हमने किया। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है जो उन सभी का मुख्य जो है वर्ग के केंद्र की ओर है, यानी कि केंद्र की ओर इस टाइप से मुख्य है उसका। हम लोग ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। तो देखो सबका जो मुख्य है वो वर्ग की ओर है, केंद्र की ओर है। उसके बाद आपसे कह रहा है एस यू के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब मान लो कहीं भी आप लोग मान लो, यहाँ हमने माना एस, तो एस कहाँ है, यू के बाईं ओर, और ये आपका यू है। मान लो हमने यहाँ पे यू माना, तो यू के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एस है। तो यहाँ पे हमने यदि यू का ये पोजीशन फिक्स किया तो एस का ये पोजीशन हो गया, क्योंकि बाएं ओर है। उसके बाद आपसे कह रहा है यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू टी के बाईं ओर, यदि यहाँ पे टी है तो उसके बाएं ओर कौन है, यू है, ठीक है, ठीक बगल में। उसके बाद आपसे कह रहा है टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है, यहाँ पे बिल्कुल मध्य में बैठ गया, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है आर यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, आर यू के दाईं और तीसरे। यदि ये यू है, इसके दाईं और क्या हो जाएगा, इधर तीसरे, पहला दूसरा तीसरे पर कौन है, आर बैठा हुआ है।
अब आपसे कह रहा है पी वी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि पी वी और आर यहाँ पे क्या है, टी का पोजीशन फिक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन बैठा हुआ है, तो पी वी और आर के, यानी कि पी जो है वी और आर के बीच में, यदि हम लोग यहाँ पे वी का पोजीशन फिक्स करते हैं तो इन दोनों के बीच में, वी और आर के बीच में कौन बैठा है, आप लोग कहोगे पी बैठा हुआ है हमारा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है डब्लू टी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पे जो है ये डब्लू नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे टी है हमारा, तो डब्लू कहाँ आएगा, डब्लू आपका यहाँ आएगा। अब बाकी का एक कौन बच रहा है, तो आप लोग कहोगे बाकी का एक बच रहा है हमारा क्यू बच रहा है, तो हमने यहाँ पे क्यू का पोजीशन फिक्स कर दिया। अब हो चुका है हमारा प्रश्न सॉल्व। अब आपसे वो जितना भी प्रश्न पूछ ले इस पर आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हो। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी एक कोने पर बैठा है, यानी कि कोने पर कौन बैठा है वो आपसे पूछ रहा है। देखो एक तो W है बैठा हुआ, एक U है, एक Q है आपका और एक P है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन में दिखे आप लोग टिक कर दोगे। कौन सा दिख रहा है, तो आप लोग कहोगे Q दिख रहा है, तो Q आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग यदि हमारे तरीके से चलोगे तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर दोगे, कहीं भी नहीं फंसने वाले हो। तो आप लोग ध्यान से प्रश्नों को देखो और इस पर प्रैक्टिस करो। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का ये क्लास कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है ये जो सीरीज है इसे कंप्लीट कर लो। तो देखो क्या करोगे, पहला पोजीशन क्या है, क्यू क्या है, क्यू से क्या कर रहा है वो लोग, एम लेके आ रहा है। क्यू का पोजीशन 17 होता है, एम का 13 होता है, यानी कि -4 कर रहा है। इसी तरीके से एम से आई कर रहा है, यानी कि 13 से 9 जा रहा है, -4 कर रहा है। इसी तरीके से 9 से 5 हो रहा है, -4 -4 -4, यानी कि एक है आपका यहाँ, इसमें -4 कर दो आप लोग। यानी कि एक में यदि एक कम करोगे तो Z होगा, 2 कम करोगे तो Y होगा, 3 कम करोगे तो X होगा, और यदि 4 कम कर दोगे तो W हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ से बना फर्स्ट पोजीशन वो W का बन गया। तो देखो W किस किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में है और थर्ड में है। तो आप लोगों को आगे भी सॉल्व करना है। देखो यदि हम लोग लास्ट से करें तो आप लोग यदि चाहो तो लास्ट से आप लोग सेकेंड कर लो। H है, H से N हो रहा है, यानी कि 8 से 14 हो रहा है, +6 कर दिया इन्होंने। 14 से 20 +6, 20 से 26 +6, 26 से 6 +6, तो यहाँ पे 6 से +6 करोगे तो 12 हो जाएगा। F का पोजीशन 6 होता है, उसमें +6 कर दोगे तो 12। 12 किसका होता है, तो कहोगे आप लोग L का होता है। तो W और L आपका बना किस ऑप्शन में, केवल फर्स्ट में है। तो आपका जो आंसर बना ऑप्शन नंबर फर्स्ट WLP बन जाएगा। आपको कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता रीजनिंग में, मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, तो आप लोग ध्यान रखा करो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, देखो एक और प्रश्न आपके सामने है, इसे आप लोग विदिन सेकेंड कैसे करोगे। तो देखो आप लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। आपसे कह रहा है काउंट के लिए कौन सा कोड है ये आपको बताना है। तो देखो काउंट के लिए क्या कोड होगा, तो आप लोग कहोगे काउंट क्या है, स्टेटमेंट में कहाँ है। तो सबसे पहले आप लोग चेक करोगे फर्स्ट वाले में काउंट नहीं है, तो उसके बाद देखो सेकेंड वाले में काउंट नहीं है, थर्ड वाले में काउंट है, यानी कि थर्ड वाला हमारा बनेगा। अब इसमें आप लोग देखोगे ये जो 4 कोड हैं उसमें 3 ऊपर कहीं ना कहीं या 2 यूज हुए होंगे। तो आप लोग देखोगे एक तो TR यहाँ है तो यहाँ भी है, तो ये तो आपका काउंट हो नहीं सकता। उसके बाद देखो आप लोग SN कहीं यूज हुआ है, ऊपर नहीं हुआ है। OD हुआ है, आप लोग को बिल्कुल हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। उसके बाद SN नहीं हुआ है। UM हुआ है, तो आप लोग को UM भी नहीं हुआ। यानी कि काउंट का जो वर्ड है, कोड है, वो क्या हो सकता है, या तो SN होगा या फिर UM होगा। हम कंफर्म नहीं कर सकते, जो SN ही होगा या फिर UM ही होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, या तो SN या UM बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह कैलेंडर का प्रश्न है। आपसे कह रहा है यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था तो उसी वर्ष में 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो आप लोग इसे सेकेंडों में कैसे सॉल्व करोगे, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ईयर कौन सा है, 2017 है। ये आपका लीप ईयर है क्या, आप लोग कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लीप ईयर आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये 4 से
एडजेक्ट डिवाइड हो रहा है, आप लोगों को 4 पच्चीस 20, 4 चक 16, एक यहाँ पे रह जा रहा है, यानी कि ये आपका लीप ईयर नहीं है 2017। यदि यह लीप ईयर होता, मान लो यदि यहाँ पे 2012 होता तो ये लीप ईयर है आप लोगों की 4 पच्चीस 20, 4 तिहाई 12, यानी कि ये बिल्कुल लीप ईयर है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा यदि 4 से डिवाइड हो जाए ईयर तो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है आप लोग समझना, लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है, और ऑड ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ये 28 दिन का होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखना। तो अब आप लोग देखो, आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी को क्या था, गुरुवार, थर्सडे। उसी साल का कह रहा है 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो देखो जनवरी में ये जो 2017 है ऑड ईयर है, तो हम लोग इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। केवल आपको लीप वर्ष में एक बात ध्यान रखना होगा, फरवरी 29 का होगा और ऑड ईयर है तो 28 का होगा। तो देखो जनवरी में 1 जनवरी का दिन बता रहा है, तो जनवरी में कितना दिन शेष है, आप लोग कहोगे जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, 1 जनवरी ये ऑलरेडी काउंट कर चुका है, तो कितना दिन शेष रह गया, 30 रह गया। उसके बाद आप लोग कहोगे जो फरवरी कितने दिन का होगा, ये ऑड ईयर है यानी कि नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन का होगा। और फिर यहाँ पे मार्च कितने दिन का होगा, आप लोगों को 31 दिन का होगा, क्योंकि 31 मार्च तक का पूछ रहा है हमसे। तो देखो आप तो या तो डायरेक्ट कर लो, 7 से कितना ऑड डे निकल के आया आपका, यहाँ पे आप लोगों को हो गए 7 चौक 28 यानी कि 2 ऑड डे निकल के आया। यहाँ पे 7 चक 28 0 ऑड डे निकल के आया। यहाँ पे 7 चक 28 3 ऑड डे निकल के आया, यानी कि कुल मिला के कितने डे ऑड निकल के आए आप लोगों को, 3 तो 5 डे जो हैं वो ऑड निकल के आ गए। यानी कि आप लोग यदि थर्सडे यानी कि गुरुवार में 5 दिन जोड़ दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि 31 मार्च को कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखो थर्सडे है, इसमें +5 करना है। देखो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये 4 दिन हो चुके हैं। 5वां दिन कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि आपका जो आंसर बना ट्यूसडे बना, यानी कि मंगलवार बना। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर है मंगलवार। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। कैलेंडर के किसी भी प्रश्न को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर डालोगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, सीटिंग अरेंजमेंट का एक और प्रश्न आपके सामने, यह भी 8 व्यक्ति वाला प्रश्न है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 8 व्यक्ति क्या है, एक सीध पंक्ति में बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि ये हमारा पंक्ति रह गया। ये मान लो ये फर्स्ट पर्सन है, ये लास्ट पर्सन है। अब आपसे कह रहा है 8 व्यक्ति बैठे हैं ना, उसमें से क्या कह रहा है, सबका मुख उत्तर की दिशा है यानी कि ऊपर की ओर है, यानी कि इसका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पर बैठा। मान लो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कौन बैठा है, तो ई बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एच, और एच जो है ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन, तो एच, पहला, दूसरा, तीसरा, ई के दाईं ओर से एच बैठा है तीसरे पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, एम के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। एच के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप लोगों को 0 बैठे हैं, तो एम के भी बाईं ओर उतने ही बैठे हैं, यानी कि एम का जो पोजीशन है वो लास्ट से है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है जो एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि ये एम है तो एक और बैठा दो और यहाँ पे पी का पोजीशन फिक्स हो गया हमारा। अब आपसे क्या कह रहा है, एस जेड के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। एस जेड के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, अभी कंफर्म नहीं है तो रहने दो आप लोग। जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब आप लोग समझना कितना सीट फिक्स हो गया, तो आप लोग कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 फिक्स हो गया, यानी कि एक कोई बीच में बैठा हुआ है। अब आपसे कह रहा है एस जेड के ठीक दाईं और बगल में बैठा है। यदि हम लोग यहाँ पे जेड रखेंगे, ठीक है, तो एस कहाँ आएगा, जेड के ठीक दाईं ओर बैठेगा, यानी कि दाईं ओर उसके ठीक कौन, ई ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी कि हमारा पोजीशन जो है जेड का ये फिक्स नहीं है, ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ये हमारा यहाँ पे गलत पोजीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन को ढूंढेंगे जहाँ पे हम लोग जेड को और एस को एक साथ बैठा सके। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, जेड और एस को साथ बिठाना है तो जो 2 पोजीशन हमारे लगातार चाहिए, खाली चाहिए, तो कहाँ है वो पोजीशन, आप लोग को यहाँ पे हमारा है। अब आप लोग
कहोगे एस जो है जेड के ठीक दाएं बगल में बैठा है, तो यदि ये हमारा जेड है तो यह यहाँ पर क्या है, एस हो गया, क्योंकि ठीक दाएं बगल बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने देखा ई का पोजीशन जेड का, एस का, एच का भी फिक्स हो गया। अब आप कह रहे हैं जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि जेड और टी के बीच, तो जेड ये रहा आपका, तो यहाँ यदि हम लोग टी को रखते हैं तो केवल एक व्यक्ति ई बैठा हुआ बीच में बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ से कंप्लीट फिगर है वो निकल के आ चुका है। बचा हुआ पोजीशन किसका है, तो वाई का है, तो वाई पे हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आप क्या कह रहा है, वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यदि ये हमारा वाई है इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, केवल एक व्यक्ति एम बैठा हुआ, वही आपसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है एक इसका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। आप लोगों ने देखा प्रश्न को सॉल्व करने में अप्रॉक्स 1 मिनट का टाइम लग जा रहा है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बाद। तो 1 मिनट का टाइम लग जा रहा है और इस पर प्रश्न केवल एक सॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ से छात्रों को नुकसान हो रहा है टाइम का, समय का, इसलिए छात्र जो हैं वो परेशान थे। इससे एग्ज़ाम में प्रेशर आता है और छात्र प्रश्न करने वाले जो होते हैं ना उसे भी गलत कर बैठते हैं। इसलिए रीजनिंग का ये सोचा समझा चाल एग्जामिनर का है कि रीजनिंग में छात्रों को परेशान किया जाए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, सीटिंग अरेंजमेंट का एक और प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ भी 8 लोगों को बिठाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा KLMNOPQR 8 व्यक्ति हैं जो कि वृत्ताकार पथ पे बैठे हुए हैं और सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। यानी कि मान लो यहाँ पे हमने एक सर्कल को बनाया, 8 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपसे कह रहा है NL और Q के ठीक बगल में बैठा है, PK और R के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है OK के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। तो हमने यहाँ पे माना, मान लो ये आपका K है, सबका मुख है वृत्त की केंद्र की ओर, तो क्या कह रहा है जो O जो है K के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। यदि ये K है तो O कहाँ जाएगा, पहला दूसरा दाहिने साइड, यानी कि यहाँ पे आपका O का पोजीशन आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, M की स्थिति के बारे में बताएं। उससे पहले आप लोग 2 स्टेटमेंट और भी पढ़ लो। N और L और Q के ठीक बगल में बैठा है कौन, N। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेटमेंट है, P जो है K और R दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। मान लो K और R के बीच में P है, ये K है आपका, तो यहाँ पे हम लोग R को मानेंगे, तो बीच में कौन आ जाएगा, P आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है P K और R के ठीक बगल में बैठा है। उसके बाद एक है आपका N जो है L और Q के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि L और Q के बीच में N बैठा हुआ है। तो देखो आप लोग यदि L को यहाँ मानते हो तो N आपका कहाँ आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे N हमारा यहाँ पे L मान लो और यहाँ पे आप लोग Q मान लो, L और Q। तो यहाँ पे बीच में आपका क्या आ रहा है, N आ रहा है, यहाँ पे हमने N का पोजीशन फिक्स कर दिया। ठीक है, अब कौन सा एक लेटर बच गया, तो आप लोग कहोगे KLMNOPQR सभी लेटर आ चुके हैं लगभग, तो बच्चे कौन है, तो आप लोग कहोगे K आ गया, L आ गया, M आ गया, N। तो M हमारा नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे M को पुट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट फिगर बन के तैयार है। अब आपसे जो भी पूछे एग्जामिनर आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कौन सा निश्चित रूप से कथन सत्य है, तो यहाँ पे सत्य पे जाओगे, O और P के ठीक मध्य में, O जो है O और P के मध्य में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, M की स्थिति के बारे में कह रहा है। M जो है O और P के ठीक मध्य में है। देखो M यहाँ है आपका, किसके मध्य में है, तो O और K के मध्य में है। ये P के बारे में कह रहा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है L के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है क्या, तो L के बाईं ओर से, L हमारा यहाँ है, इसके बाईं ओर से दूसरे पर कौन है, Q है, जबकि ये M के बारे में कह रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है K और O के ठीक मध्य में बैठा है, K है O है इसके मध्य में, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे जो है K और O के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है O M, बिल्कुल यही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो राइट आंसर है आपका K और O के मध्य में M बैठा है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रश्न रहे सेकेंडों में उड़ा दोगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, रैंकिंग का यह प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। कह रहा है एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने एक अलग अलग स्थान प्राप्त किया। अमन का जो स्थान है वो शीर्ष से 11वां है और निखिल का नीचे से 13वां है। केवल 3 विद्यार्थी का स्थान अमन और निखिल के बीच में है। तो मान लो ये एक पंक्ति है हमारा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अमन का जो है वो टॉप से 11वें नंबर पे कौन है, तो अमन है, जबकि बॉटम से यानी कि नीचे से निखिल का 13वां है। मान लो ये आपका 13th है, किसका,
निखिल का नीचे से। अब यहाँ पे आप लोगों से कह रहा है केवल 3 विद्यार्थी का स्थान अमन और निखिल के बीच में है। इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 3, 1, 2, 3, ये 3 विद्यार्थी बीच में। तो कह रहा है आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है कितने हैं इस पंक्ति में। उसमें कह रहा है जो विषम संख्या में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो 3 से विभाज्य है। अब आप लोग समझना, टॉप से 11th, बॉटम से 13th, यानी कि कुल मिलाकर यदि मैं बात करूँ तो कितना स्टूडेंट हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे 13 और 11 यानी कि 24 स्टूडेंट हो गया। प्लस बीच में कितने हैं? तो आप लोग कहोगे बीच में 1, 2, 3 है, यानी कि ये 3 भी बीच में है तो +3 हो गया। तो टोटल कुल मिलाकर कितने छात्र आ चुके हैं? तो आप लोग कहोगे टॉप से जो स्थान था 11 था, बॉटम से 13 था, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो अमन तक कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 11 स्टूडेंट बैठे हैं। निखिल तक नीचे से कितने स्टूडेंट हैं? 13 हैं। तो दोनों का सम किया हमने तो 24 स्टूडेंट बैठ चुके हैं। उसके अलावा कितने हैं? तो 3 स्टूडेंट दोनों के बीच हैं, तो हमने उसे ऐड किया तो कुल मिलाकर स्टूडेंट जो हैं वो 27 हैं। 24 + 3। अब यहाँ पे जो कंडीशन है इनका 3 से विभाज्य बिल्कुल है, तो इसका जो सही जवाब बना, और एक विषम संख्या 27 बिल्कुल है, तो इसका जो सही जवाब बना कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? वो 27 थे, यानी कि 27 स्टूडेंट हैं, 27। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, ये आपके सामने सीरीज है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध आपको बताना है जो 5वें का छठे से होगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे M है, D है और T है, उसे क्या लिखा है? PAW लिखा है। आप लोग कहोगे M का पोजीशन 13 होता है, P का 16 यानी कि +3 कर रहा है, D का 4 होता है, A का 1 होता है यानी कि -3 कर रहा है, T का 20 होता है, W का 23 होता है यानी कि +3 कर रहा है। तो यह जो सीरीज चल रहा है हमारा +3 -3 +3 का, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे LSK पर। समझना, L है, S है, K है, इसमें आप लोग +3 करो। L का पोजीशन 12 +3 करोगे तो 15 यानी कि O हो गया। S का पोजीशन 19 में -3 करना 16 यानी कि P हो गया आपका। उसके बाद K है, K का पोजीशन 11 में आपको 3 जोड़ना है तो 14 हो गया यानी कि N हो गया। तो आपका आंसर क्या बना? OPN बना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका OPN इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, ये देखो, यह जो प्रश्न है आप लोगों से नए तरीके से पूछा गया इस बार RRB NTPC में। आप लोगों को यह सेम पैटर्न CBT 2 के एग्जाम में लेवल 2 में भी दिखेगा, 3 में भी और 5 में भी सेम पैटर्न का सवाल है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। इन्होंने क्या किया है? CONSUME कंज्यूम को CEMNOSU लिख डाला। आप लोग ध्यान से समझना, CONSUME इसको क्या लिख रहे हैं ये लोग? CEMNOSU। अब आप लोग समझोगे, यहाँ पे +1 कर लोगे, -1 कर लोगे, क्रॉस कर दोगे, कुछ भी नहीं होना है। आप लोग करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। आप लोगों को कॉमन सेंस का यूज़ करना है। आप लोग देखोगे नंबर लेटर जो हैं सभी में लगभग सेम है, केवल लेटर को पलट के लिखा गया। अब आप लोग दिमाग लगा सकते हो पलट के किस रूप में लिख सकते हैं, तो वो लोग या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या फिर घटते हुए क्रम में लिखेंगे, या तो फिर किसी को अल्फ़ाबेटिकली सजा के लिखेंगे या फिर किसी को निगेटिव वे में लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे देखोगे CONSUME को क्या लिख रहे हैं? C लिख रहे हैं, फिर E लिख रहे हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने लेटर के अकॉर्डिंग सजा दिया है। यहाँ पे आप लोग समझना, A to Z में इन्होंने सजाया है, तो यानी कि सबसे छोटा इसमें क्या है? C है, उसके बाद E है, उसके बाद फिर क्या है? M है तो इन्होंने M लिखा है, उसके बाद क्या N है तो इन्होंने N लिखा है, उसके बाद O है यहाँ पे तो O को लिखा है। इस तरीके से यानी कि ये जो लेटर है इसे इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सजा दिया है, तो वही इन्होंने किया है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो। तो वही आपसे पूछ रहा था जो इंग्लिश को कैसे लिखेंगे, आप लोग ध्यान से समझना। सबसे छोटा इसमें क्या है? आप लोग को E है हमारा, उसके बाद इससे ठीक बड़ा G है, उसके बाद क्या है? H है, फिर I है, L है, N है, S है। तो इंग्लिश को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका EGH
ILNS, यही आपका आंसर बना। ये होता है बेस्ट अप्रोच। तो आज मैंने आपको रीजनिंग का कंप्लीट हर एक टाइप का सवाल कंप्लीट कराया। आप लोगों ने देखा रीजनिंग में प्रश्न कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं थे, लेकिन छात्रों के टाइम लग जा रहे थे, इसलिए छात्र हार्ड कह रहे थे। तो आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करना है। मैंने आज अपना इस वीडियो में 100% दिया, तो आप लोग भी इसमें 100% दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और यदि आपको लेवल 4 का इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स बेहतर रहा, लाइक करोगे वीडियो को, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो एक नए जोश और उमंग के साथ मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा, लेवल 4 के और लेवल 6 के। मैं ऑलरेडी आपको एक मैथ्स का वीडियो दे चुका हूं, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखना और इस रीजनिंग के वीडियो को भी जरूर देखना। और यदि आपको वीडियो बेहतर लगे तो चैनल पे सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करके आप लोग अपना जो अटेंडेंस है वो दर्ज करा सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।